डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो एक समरी होता है वो आपको देने जा रहे हैं। उसमें ना सिर्फ एनसीईआरटी का पॉइंट होगा, एनसीईआरटी का कुछ ही पॉइंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को हमारे सारे वीडियो लेक्चर में डाला हुआ है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग, लेकिन जो नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि नीट में जो आप सुनते होंगे 8-10 क्वेश्चन जो अलग से आता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। यानी कि एनसीईआरटी से कुछ अलग कंसेप्ट जो जरूरी होते हैं नीट के लिए, वो आज के चैप्टर में कंक्लूडिंग पॉइंट में आपको बताने जा रहे हैं। और ये किस चैप्टर का कंक्लूडिंग पॉइंट है? जो चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पिछले 10-12 लेक्चर में खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें फिनिश हो चुका है पूरी तरह। उसका एग्जाम भी आपने आधे का एग्जाम दे दिया। जो आकाश का टेस्ट सीरीज है उसमें आधे का एग्जाम, प्लांट रिप्रोडक्शन के साथ आपका अगला एग्जाम है। तो हम जो आज जो बताने जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहे हैं, जो आपने नोट करके होमवर्क में भी मुझे भेजा है। ओके, तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे 40 मिनट के वीडियो में। ठीक है, आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजों का जानकारी मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि इम्प्लांटेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स बोथ। इम्प्लांटेशन कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इम्प्लांटेशन सिंगल प्रोसेस नहीं है। इम्प्लांटेशन में 2 प्रोसेस है। ठीक है, कहता क्या क्या? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ blastocyst, formation and development of blastocyst, and then attachment of blastocyst to the uterine wall। यानी कि 2 चीजें हैं। क्या बोलोगे? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, प्लस तब बोलेंगे, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ओके, ये दोनों मिलके, ये दोनों प्रोसेस को मिला के तब बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ नीट में। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि इम्प्लांटेशन पहला चॉइस फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दूसरा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, इंडोमेट्रियम। आप क्या बोलेंगे? बोथ 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? तो ये पॉइंट था। इसलिए देखिए, हमने हेडिंग ही डाला सम एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम आउटसाइड द एनसीईआरटी, बट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। उसमें पहला ये था। ये आपका क्लियर है पूरी तरह? ठीक है, टोटल अपना 15 पॉइंट को डिस्कस करना है। अब देखिए, टेस्टिकुलर लॉब्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच लेयर? आप जानते हैं टेस्टिस में कितने लेयर होते हैं? तो कहता है टेस्टिस का जब सेक्शन काटा गया था तो आपको याद होगा टेस्टिस में 3 लेयर थे। ठीक है, क्या क्या? ट्यूनिका वर्जिनैलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर थे। ट्यूनिका वर्जिनैलिस आउटर मोस्ट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर। आपने सुना होगा कि टेस्टिस 250 लॉब्यूल में बटा होता है। यानी कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और ईच लॉब्यूल के अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यह आपने सुना। इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या एक टेस्टिस के अंदर 250 से 750। क्लियर है पॉइंट? तो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल किसके कारण, किस लेयर के कारण टेस्टिकुलर लॉब्यूल की मतलब नंबर बढ़ती है, यानी कि टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है
कंपार्टमेंट बनती है, 250 कंपार्टमेंट, इन 250 लॉब्यूल बनते हैं, वो किस लेयर के कारण? तो आपको बोलना है ओनली एंड ओनली वन लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो आंसर क्या होगा? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स इज फॉर्म बाय व्हिच लेयर? तो आप कहिएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है। ओके, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, वासा डिफरेंशिया and other duct system only carry a sperm, not any hormone। कहता है वासा डिफरेंशिया हो, एपिडायडामिस हो, या ठीक है भासा इफ्रेंसिया हो, ये सारे जो भी डक्ट सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सब स्पर्म को कैरी करते हैं, सिर्फ स्पर्म को। ठीक है, पूछेगा इजैकुलेटरी डक्ट किसको कैरी करता है, तब आप बोलिएगा सीमेन को। ठीक है, तब बोलिएगा सीमेन, क्योंकि उसके पहले आपके सेमिनल वेसिकल मिल जाता है। लेकिन अगर पूछेगा ये सब किसको कैरी करता है, सिर्फ स्पर्म को। हार्मोन को कैरी करता है कोई डक्ट सिस्टम? नो। कहीं भी हार्मोन हो, आपके बॉडी में हो, कहीं भी हार्मोन हो, हार्मोन को कैरी करने वाला एक ही चीज होता है, वो है ब्लड वेसल्स, वो है ब्लड। यानी ब्लड वेसल्स के ब्लड के द्वारा ही हार्मोन कैरी होगा, बाकी किसी चीज से हार्मोन कैरी नहीं होता, किसी डक्ट से हार्मोन कैरी नहीं होता। हार्मोन के लिए डक्ट कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जो है वो टेस्टिकुलर हार्मोन को कैरी नहीं करेगा, टेस्टोस्टेरोन को कैरी नहीं करेगा, उधर प्रोजेस्टेरोन को या एस्ट्रोजन को कैरी नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर? और ये भी पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, यानी कि हार्मोन इज ओनली कैरीड बाय, ठीक है, ब्लड। ठीक है, और ब्लड वेसल्स। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आइए, सेमाइनल वेसिकल्स इज आल्सो कॉल्ड यूटेराइन मैस्कुलिनस, यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, इज होमोलोगस टू यूटेराइन मैस्कुलिनस। इसको यूटेरस के होमोलोगस कहता है कि इसलिए इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेराइन मैस्कुलिनस। यानी कि सेमिनल वेसिकल मेल में पाया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका नाम जो है दूसरा, वो फीमेल के नाम पे है। क्या बोलेंगे? यूटेरस मैस्कुलिनस। क्लियर है पॉइंट? और देखिए पोजीशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन, ये मेल में है, ये फीमेल में है। ये देखिए, ये ब्लैडर, ये यूटेरस, ये रेक्टम। ब्लैडर इधर, यूटेरस इधर, रेक्टम इधर। और इधर मेल में क्या? ये देखिए, ये ब्लैडर, ये ब्लैडर, ये सेमाइनल वेसिकल और ये रेक्टम। यानी कि मेल में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ पे रेक्टम और ब्लैडर के बीच में कौन है? यूटेरस, फीमेल में। इसलिए इन दोनों ऑरिजिन में सेम है, पोजीशन में सेम है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर। और कहता है इसीलिए सेमिनल वेसिकल का दूसरा नाम क्या है? यूटेराइन मैस्कुलिनस। बोलिए क्लियर? कहता है यूटेराइन मैस्कुलिनस। ये तो हो गया आपका। इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, कहता है सेमिनल वेसिकल्स 60 से 70% सीमेन का पार्ट अकेले बनाता है। यानी कि सीमेन क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। तो कहता है 60 से 70% सीमेन, 60% से 70% तक सीमेन को बनाता कौन है? मतलब सेक्रेट कौन करता है? सेमिनल वेसिकल्स। और उसमें होता क्या है? उसमें फ्रुक्टोज होता है मेनली, और साइट्रेट आयन होता है। यानी फ्रुक्टोज और साइट्रेट आयन बोथ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन। क्लियर है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड यानी कि सिंगल होता है, सेमिनल वेसिकल तो आपका पेयर होता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल होता है। यूरिनरी ब्लैडर के, ये सॉरी क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा जहां से निकलता है उसके बेस पे होता है। उससे जो निकलता है फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, वो मात्र 20 से 30% होता है। और उसमें 3 केमिकल होता है मेनली, फाइब्रिनोलाइसिन जो क्लॉट होने नहीं देता है सीमेन को, दूसरा कैल्शियम, और तीसरा साइट्रिक एसिड। कैल्शियम, साइट्रिक एसिड और फाइब्रोलाइसिन याद रखिए। ठीक है, सीसीएफ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीएफ। ठीक है, अब देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
ये मात्र 5% सेक्रेशन में मदद करता है, यानी टोटल सीमेन का 5% बनाता है, और इसमें सिर्फ म्यूकस होता है, म्यूकस सेक्रेशन होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 इस चारों पॉइंट में कोई दिक्कत है नहीं है। अब आइए पेनिस। हमने बताया था कि पेनिस स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, और पेनिस में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसी में सडन सप्लाई ऑफ ब्लड के कारण वहां पे स्टिफनेस आती है। इसमें दो आपको हमने लेयर बताया था, एक डॉर्सल पार्ट में होता है, ठीक है, और एक वेंट्रल पार्ट में होता है, ठीक है। जो डॉर्सल पार्ट में होता है डबल, ठीक है, वो क्या होता है डबल, वो क्या होता है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और जो वेंट्रल पार्ट में होता है सिंगल, वो क्या होता है कॉर्पोरा एस्पोंजियोसम, एस्पोंजियोसम। देखिए कैसे याद कीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था सिंगल, ये देखिए सिंगल एस्पोंजियोसम। यहाँ पे मैंने बोला था डॉर्सल डबल, यानी कि जो डॉर्सल होगा, जो पेनिस के डॉर्सल साइड में मसल होगा वो डबल लेयर में होगा, उसको बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोजा, और जो वेंट्रल साइड में होगा वो सिंगल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा एस्पोंजियोसम। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ये पांचों पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको बोला है 2 मिनट पहले कि टेस्टिस का जब सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर टेस्टिस के 3 लेयर बाहर तो दिखाई पड़ते ही, और टेस्टिस के मिडिल लेयर यानी ट्यूनिका एल्बोजिनिया के द्वारा टेस्टिस को कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, यानी कंपार्टमेंट में बांटा होता है, कंपार्टमेंट बटा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं ना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। कहता है कि इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या होता है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में एस्पर्मेटोगोनियल सेल होते हैं, जिसको आप जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और 2 से 3 जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि एस्पर्मेटोगोनियल सेल को कवर करके ओवरलैप करके रखता है कौन? सर्टोली सेल, जिसको क्या बोलते हैं नर्स सेल। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव सेल, न्यूट्रिटिव सेल। इसी को क्या बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, सर्टोली सेल और नर्व सेल्स और न्यूट्रिटिव सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है, ये चारों नाम एक ही है, लेकिन इस सर्टोली सेल का हम फंक्शन क्या जानते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन देना। किसको? न्यूली फॉर्म्ड एस्पर्मेटिड को, यानी कि एस्पर्मेटिड जब एस्पर्मियोजेनेसिस करके मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हेड के थ्रू सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है, उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा वो रिलीज होता है, ठीक है। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, बट ये काम है उसका न्यूट्रिशन देना। लेकिन यहां से 3 केमिकल निकलते हैं, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है यहां से क्या है नीट का क्वेश्चन, सो देखिए, कहता है यहां से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। एक प्रोटीन फैक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये आपको रिवीजन में दिमाग में रखना है, कंक्लूडिंग पॉइंट में दिमाग में रखना है कि सर्टोली सेल से ये भी निकलता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। और ये क्या है, ठीक है, ये है आपको इनहिबिन। क्या है आपको? इनहिबिन, ठीक है, ये है इनहिबिन, ठीक है, ये आपका है इनहिबिन। उसके बाद क्या है एंड्रोजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, क्लियर, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पे एक चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, यहां पे आईसा एक स्टूडेंट संगठन होता है, ठीक है, जैसे AISF है, ABVP है, उसी तरह आईसा है, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन।
ठीक है। ये आयसा एबीवीपी की तरह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, सबका अलग अलग पार्टी का होता है संगठन, ये भी किसी का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसका मेंबर, ना उसको सपोर्टर, ना कुछ, बस ऐसे इसके दिमाग में रखना है एआईएसएफ। देखिए ए से एंटी मुलेरियन फैक्टर, आई से इनहिबिन, ठीक है, एस से सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, और ए से एंड्रोजन बाइंडिंग साइट, एंड्रोजन बाइंडिंग साइट आइसा, आइसा संगठन का नाम याद रखेंगे। ए से आपका क्या हो गया बताइए, ए से हो गया एंटी मुलेरियन फैक्टर, दूसरा इनहिबिन एआई, ठीक है, एस से सर्टोली सेल्स, और ए से आप क्या बोलिएगा एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, और एबीपी न्यूज चैनल याद रखिएगा, एबीपी न्यूज चैनल बहुत फेमस है, तो एबीपी न्यूज चैनल, ठीक है, तो एबीपी न्यूज चैनल सर्टोली सेल्स, क्लियर। चलिए अब आइए, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आपका, ठीक है, ये है क्या उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसके अंदर तो आपने देख लिया कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या था, सेमिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में दो ही चीज था, एस्पर्मेटोगोनियल सेल और ये सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का आपने कमाल देख लिया, न्यूट्रिशन भी करता है प्लस ये तीन फैक्टर को भी रिलीज करता है, और ये तीनों फैक्टर के लिए ट्रिक भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कहता है कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्लियर। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और सेल्स ऑफ लीडिंग, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल और सेल्स ऑफ लीडिंग से, ठीक है, एक हार्मोन निकलता है, उसको क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, बट इसको निकलवाता कौन है, एलएच, कौन निकलवाता है, एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के एलएच, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकलता है। एलएच इंटरस्टिशियल सेल जो कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस कौन है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाला जगह, ओके, ठीक है। तो कहता है उसको स्टिमुलेट करवा के क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है, किसमें, मेल में, यहीं पे क्वेश्चन है, फीमेल में कौन करवाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, उसको कंट्रोल कौन करता है, वो करवाता है एस्ट्रोजन, वो किसके इफेक्ट में निकलता है, एफएसएच, बट एफएसएच और एलएच दोनों का बाप एक ही है, कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक ट्रिक बता दूंगा, एक क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है, इस रिवीजन के अंत में। अब आइए, ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि ये जो आपका है इंटरस्टिशियल स्पेस, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल और सेल्स ऑफ लीडिंग, जिसको स्टिमुलेट करता है कौन, एलएच, क्या निकलवाता है, टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। इसीलिए इस एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसलिए एलएच को हम लोग आईसीएसएच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब आइए, यहाँ पे हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि इसी इंटरस्टिशियल में एक तो ये हो गया, तो आपने जान लिया, पूरा जान गया, और कहता है इसमें होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, ठीक है, इम्यून सेल यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल तो होता ही है, इम्यून सेल होता है इसके अगल बगल में, यानी कि आपके बॉडी को वहां पे इम्यूनिटी देता है, यानी कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल का मतलब हुआ कि दूसरे सेल से, मतलब फॉरेन बॉडी को
पहचानने में मदद करता है कि कौन सेल्फ है, कौन सेल्फ नहीं है, कौन अपना एंटीजन है, कौन बाहर का है। इसकी भी पहचान ये कराने की ताकत रखता है। तीसरा, यहाँ ब्लड वेसल भी पाया जाता है, इसी स्पेस में ब्लड वेसल पाया जाता है, यानी फेगोसाइटिक सेल भी पाया जाता है, ब्लड वेसल भी पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल भी पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब आगे 8वां, वेजाइना जो है, कहता है वेजाइना में कौन सा एपिथेलियम होता है, ये पूछेगा। कहता है यहाँ पे होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, याद नहीं कीजिए। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाना चाहिए? तो कहता है जो मॉइस्ट सरफेस होता है, और बॉडी में दो चीज मॉइस्ट सरफेस हमेशा होता है, एक होता है आपका बक्कल कैविटी और एक होता है फीमेल में वेजाइना, जो हमेशा मॉइस्ट होता है। ओके, इन दोनों जगह पे क्या पाया जाता है? नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड नहीं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? आइए 9 नंबर पे आइए, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो मेमरी ग्लैंड है, कहता है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। जो स्वेट ग्लैंड आपको पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है कौन? मेमरी ग्लैंड। और जानते हैं, ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेमरी ग्लैंड यानी कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, वीवीएम क्वेश्चन। ओके, अब कहता है मेमरी ग्लैंड का डक्ट सिस्टम मैंने बता ही दिया था, उसके लिए ट्रिक बता दिए थे। ठीक है, लता डैड, ठीक है, हमने क्या बोला था? मेमरी ग्लैंड के अंदर जो लॉब्यूल्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेमरी लॉब्यूल्स। उसके अंदर क्या होता है? मेमरी एल्वियोलाई। उसके अंदर क्या होता है? मेमरी ट्यूब्यूल्स। उसके नीचे क्या होता है? मेमरी डक्ट। उसके अंदर क्या होता है? मेमरी एम्पुला। और सबसे लास्ट में क्या होता है? लैक्टिफेरस डक्ट। और इस सब के लिए एक ट्रिक बताए थे, याद होगा आपको, लता दीदी, LATADAD, लता डैड। तो देखिए, लता डैड, ये क्या बताए थे? लॉब्यूल्स। ये क्या बताए थे? एल्वियोलस। ये क्या बताए थे? ट्यूब्यूल्स। ये क्या बताए थे? नॉट, इसका मतलब नॉट, डी का मतलब डक्ट। ये क्या बताए थे? एम्पुला। ये था क्या? डक्ट्स। बट ये था लैक्टिफेरस डक्ट, ये था लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस, और बाकी सब क्या था? मेमोरी, सब मेमोरी लॉब्यूल्स, मेमोरी, ये बताया था। इसका एक अलग से ट्रिक बना हुआ, वीडियो बना हुआ, वो भी मैं साथ में आपको भेज दूंगा। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, अब कहता है मेमोरी ग्लैंड में जो लैक्टिफेरस टिश्यू होती है, उसका एक ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ओपनिंग मास होता है, वहां पे कई पॉइंट्स होते हैं। तो वहां पे एक मास होता है जो उभरा हुआ होता है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड पे ही जो बाहर उभरा हुआ होता है पॉइंट एक, उसको हम लोग बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं? निप्पल। और निप्पल के अराउंड जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, मेल फीमेल दोनों में देख सकते हैं, दोनों में होता है। कहता है ये दोनों में पाया जाता है, तो कहता है इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। और जो निप्पल का ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं टीट। तो देखिए, आपको ये तीनों क्लियर हुआ। टीट इज द ओपनिंग ऑफ निप्पल। ठीक है, निप्पल हो गया मास, ठीक है, ऑफ टीट, यानी कि डिफरेंट, मतलब बहुत सारे टीट का जो ये है निप्पल, जहां लैक्टिफेरस टिश्यू जमा होता है ओपनिंग के लिए, और एरियोला उसके निप्पल के चारों तरफ के ब्लैक एरिया। क्लियर है कौन? अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम में, मेमोरी ग्लैंड का जहां पे डायग्राम है वहां पे दिया हुआ है। कहता है पेक्टोरेलिस, ठीक है, मेजर मसल। मेजर मसल मतलब मेन मास। कहता है ये एक ऐसा मसल है जहां पे मेमोरी ग्लैंड सिट करता है, ब्रेस्ट रेस्ट करता है, यानी कि ब्रेस्ट का रेस्टिंग पोजीशन जहां पे होता है, उस मसल का नाम है पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। बोलिए, क्लियर है? अब कहता है स्पर्मिएशन क्या है। मैंने आपको बताया कि जो सर्टोली सेल्स है ना, देखिए, जब स्पर्मेटिड बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है मियोसिस 2 के बाद।
मियोसिस 2 के बाद जब स्पर्मेटिड बन जाता है ना, तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, स्पर्मेटिड जब बन जाता है उसको बोलते हैं इमेच्योर स्पर्म, ठीक है। इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, यानी उसमें फ्लैजेलरी मूवमेंट शुरू हो जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद वो स्पर्म, जिसको स्पर्मेटिड बोलते हैं, वो जाके अटैच हो जाता है सर्टोली सेल के हेड से, और तब वहां से रिलीज होता है मैच्योर स्पर्म के रूप में बाहर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, यानी स्पर्मिएशन is the release of spermatid from Sertoli after getting nutrition from Sertoli cells from the seminiferous tubule. निकलेगा seminiferous tubule से ही, बट seminiferous tubule के अंदर जो Sertoli cells है वहां से न्यूट्रिशन लेने के बाद वो निकलेगा। क्लियर है? अब आइए प्रॉक्सिमल सेंट्रल और डिस्टल सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। ये आपने जो देखा, स्पर्म में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, कहता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल दोनों के स्ट्रक्चर में 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 9+0 का मतलब 9 ट्रिपलेट किनारे से और बीच में कोई ट्रिपलेट नहीं, कोई डबलेट नहीं, कोई सिंगलेट नहीं। बट जो एक्सोनीम होता है, यानी कि जो स्पर्म का टेल होता है, जिसको आप एक्सोनीम बोलते हैं, उसका अरेंजमेंट आप बोलिएगा 9+2। क्या बोलिएगा? 9+2। 9+2 का मतलब होता है 9 डबलेट किनारे में और 2 सिंगलेट बीच में, यानी कि वहां पर 20 माइक्रोट्यूब्यूल होगा। बट 9+0 में 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ये दिमाग में जरूर रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्लियर है। अब आइए, मैंने ये भी बताया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, इन तीनों फॉलिकल में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी oocyte होंगे। तीनों में क्या होंगे? सिर्फ प्राइमरी oocyte। और जब ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में आएगा तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। तब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। क्लियर है पॉइंट? अब आइए लास्ट में देखिए ये क्या है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम 15 तक हमने कर लिया। ये 15 जो पॉइंट है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, बनता है नीट में, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। तो ये आपको मैंने कंक्लूड करवाया। अब देखिए यहाँ पे जाते जाते एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया था कि LH एंटीरियर प्यूबिलिटी से निकलता है। एंटीरियर प्यूबिलिटी से कुल कितने हार्मोन निकलते हैं? कहते हैं एंटीरियर प्यूबिलिटी से कुल 6 हार्मोन निकलते हैं। अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, इससे 6 हार्मोन निकलते हैं। FSH, LH, ACTH, TSH, ठीक है, उसके बाद प्रोलैक्टिन और GH, ठीक है, ठीक है। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और GH। इसका हर जगह काम आएगा। ये M से, मिडिल से एक ही निकलता है, MSH, और प्रोलैक्टिन से, ये सॉरी पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन का आप नाम भी जानते हैं, उसको बोलते हैं ADH। क्या बोलते हैं? ADH, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने तो कल के लेक्चर में भी, जो लास्ट लेक्चर था जिसमें आपने पढ़ा था लैक्टेशन, ठीक है, एंड पार्चुरेशन, उसमें भी मैंने बताया था पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन हार्मोन कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन, बोलते हैं ना, बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन उसको बोलते हैं। तो ये बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन उसी को बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं वेसोप्रेसिन या ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसकी कमी से आपको पता है डायबिटीज इंस्पाइडिस होता है। डायबिटीज मेलिटियस में ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकलता है, और डायबिटीज इंस्पाइडिस में एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकलता है। डायबिटीज इंस्पाइडिस वेसोप्रेसिन या ADH की कमी के कारण होता है,
और डायबिटीज मेलिटियस इंसुलिन की कमी के कारण। क्लियर है पॉइंट? ये एमएसएच मिडिल लोब से निकलता है। ये कंफ्यूजन होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है। इसके लिए भी आज एक ट्रिक बताते हैं, आपको याद रहेगा जिंदगी भर। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। ये जो 6 हार्मोन आप देख रहे हैं, ये 6 हार्मोन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है फ्लैट पीजी। फ्लैट पीजी यानी कि, ठीक है, फ्लैट में पीजी में बच्चे रहते हैं तो कहता है फ्लैट में पीजी चल रहा है, फ्लैट में पीजी चल रहा है, ठीक है। तो फ्लैट पीजी, एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, पी से प्रोलैक्टिन, जी से ग्रोथ हार्मोन, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से 6 हार्मोन निकल रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। मिडिल लोब से एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एम से मिडिल, एम से एमएसएच, और पोस्टीरियर से आपको बताई दी ऑक्सीटोसिन, जिसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन एंड बर्थ कंट्रोल, और एडीएच। क्लियर है? तो देखिए, इसमें हमने आपको टोटल ये जो फाइनल रिवीजन जो क्लास था, ये रिवीजन जो वीडियो लेक्चर था, कंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर जो था 3rd चैप्टर का, उसमें भी मैंने आपको ये 15 पॉइंट बताया, जिसमें 4 से 5 आपको नीट का क्वेश्चन है, और आपको ट्रिक है यहाँ पे। देखिए, एक तो ट्रिक यहाँ पे ये है ऐसा याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिक एक बताया हमने, कौन सा, लता दीदी, इसका अलग से भी वीडियो तैयार है, वो मैं आपको भेजूंगा। एक आपका क्या है, फ्लैट पीजी, ठीक है, ये पूरा, और एक है आपका पेनिस का ये ट्रिक, ठीक है। यानी कि इसमें ये पूरे रिवीजन वीडियो लेक्चर में आपको 5 नीट का इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन है, 4 आपका ट्रिक है, जिससे दूसरे चैप्टर में भी क्वेश्चन आएगा। तो मुझे पूरा आप पे भरोसा है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। एग्जाम में आपको अच्छा करना है, और नीट जब होगा इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखते जाइएगा, क्योंकि कंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर है पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, खास करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको वीडियो बहुत ज्यादा था, उसमें मैंने और डिटेल आपको बताया। थैंक यू सो मच।